डेट आज 2 फरवरी 2021। तो आज के करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में ही करेंगे रोज़ की तरह। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेंसस से रिलेटेड है। अभी 2020 में सेंसस क्या है, ये पोस्टपोन करने का प्लान कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। 14 न्यू कैटेगरी ये एमएसवी स्कीम में इंक्लूड की गई है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। चाबार पोर्ट ये न्यूज़ में कहाँ पे और क्यों न्यूज़ में, इसे देखेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी जारी की है, तो किस लिए न्यूज़ में, इसे भी पढ़ेंगे। मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, अपनी जो मन की बात हुई थी कार्यक्रम, उसमें एक आदमी का इफ़र्ट को क्या है तारीफ़ की थी। तो किस बारे में की थी, क्यों ये न्यूज़ में, इसे भी देखेंगे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है ये न्यूज़ में, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये न्यूज़ में है, तो इससे बारे में क्या न्यूज़ है तो ये भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक है जी, सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस 2022। आपको जैसा पता होगा सेंसस का मतलब जनगणना होती है, यानी कि काउंटिंग द पीपल, मतलब जितने भी लोग हमारी कंट्री में रहते हैं उनको गिनना। तो जनसंख्या की गिनती जो होती है सेंसस हर 10 साल में होती है। पिछली सेंसस हुई थी 2011 में और अब होनी थी 2021 में। तो जो ये साल चल रहा है 2021 में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है 2022 में कराई जाइए, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। लेकिन जो सेंसस ये होनी थी, जनसंख्या की जो काउंटिंग होनी थी, ये अप्रैल से सितंबर 2020 में, मतलब 2020 में अप्रैल से सितंबर तक इसका फर्स्ट फेज़ होना था। फर्स्ट फेज़ 2 फेज़ में होनी थी। फर्स्ट फेज़ इसका होना था जिसमें हाउसिंग लिस्ट और हाउसिंग सेंसस, मतलब कितने घर हैं, घर की गिनती होना। और दूसरा फेज़ होता पॉपुलेशन इनमरेशन, मतलब कितनी जनसंख्या उसका काउंटिंग करना। इनमरेशन मतलब काउंटिंग, गिनती। ये होना था 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक। तो अभी ये हो नहीं पा रहा है कोरोना की वजह से। गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज़ स्टार्ट किया था जिसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब अपडेट करना। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसमें क्या है, चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, मतलब जो भी हमारी कंट्री में रेजिडेंट है, जो रह रहा है, सबकी गिनती होती है। ये अप्रैल में स्टार्ट तो किया था, अप्रैल 1 से 2020 में, लेकिन ये बाद में पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब डिले कर दिया। पोस्टपोन का मतलब डिले, बाद में टाल देना। पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से ये बंद कर दिया गया। अब सेंसस के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं हम। जनसंख्या कैसे कैसे कंडक्ट होती है, इसमें क्या होता है। सेंसस में क्या है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कितनी जनसंख्या का साइज़ कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, डेमोग्राफी क्या है हमारी कंट्री की। तो सारी डिटेल, कंट्री की पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी है, सारी डिटेल होती है। जो फर्स्ट सेंसस स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट जनसंख्या, वो 1872 में हुई थी, जब अंग्रेज़ों का राज था हम पे, अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये मान लो जब लॉर्ड वॉय, जो लॉर्ड थे मयो, ये वॉयसरॉय थे उस टाइम पे, लॉर्ड मयो। तो इनके कार्यकाल में क्या स्टार्ट हुई थी 1872 में, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं थी। ये क्या है, बीच में ही बंद कर दी थी 1872 वाली। तो इसलिए हम जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है उसको 1881 की मानते हैं। 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कराई गई, मतलब कंप्लीट इंडिया लेवल पे। तो ये से मानते हैं फर्स्ट सिंक्रोनस। लेकिन अगर सिर्फ इतना आए कि फर्स्ट सेंसस कब स्टार्ट हुई थी, तो वो 1872 में स्टार्ट हुई थी। लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट की थी, वॉयसरॉय थे उस टाइम पे। और फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस की बात हो तो वो 1881 में स्टार्ट हुई थी इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद से हर साल, मतलब हर 10 साल में, ये वंस एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है सेंसस। और अभी तक लगातार की गई है। इस बार ही कोरोना की वजह से ये 2022 में गवर्नमेंट इसे डिले करने की, पोस्टपोन करने का विचार कर रही है। अब ये कंडक्ट कौन कराता है सेंसस को, मतलब इसे घर घर जाके कौन कंडक्ट कराता है, कौन इसे देखता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जी अपना वो कंडक्ट कराता है। उसके अंदर एक ऑफिस आता है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये जी कराते हैं दोनों सेंसस को, ये याद रखना आपको, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, ये 2 ऑफिस याद करने। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपको भूलना नहीं है। सेंसस क्या है, सेंसस में बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी, जैसे डेमोग्राफी हो गई हमारी कंट्री में, डेमोग्राफी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, लिटरेसी एंड एजुकेशन, कितनी साक्षरता है, कितनी एजुकेशन शिक्षा है हमारी कंट्री में, सारा। लिटरेसी और एजुकेशन में तो फ़र्क पता ही होगा ना आपको। लिटरेसी मतलब 7 ईयर से अबव कोई भी बच्चा, जो 7 साल से बड़ा है, किसी भी लैंग्वेज में जो इंडिया में बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज में बोल सकता है, लिख सकता है और
मतलब लिख सकता है, बोल सकता है और समझ सकता है। रीड, राइट एंड स्पीक, लिख सकता है, बोल सकता है और पढ़ सकता है। तो ये जो 7 साल से ऊपर कोई भी कर सकता है उसे लिटरेट बोलते हैं, साक्षर, मतलब ये पढ़ा लिखा है जी, लिटरेट। और एजुकेशन, शिक्षा, मतलब कि शिक्षा है जी, जैसे आप एजुकेशन एजुकेशन लिटरेसी से बड़ी हो गई ना। जैसे शिक्षा में क्या है, आप एक शिक्षित तब माने जाते हो जब हर चीज़ को समझने लगते हो। सिर्फ लिखने बोलने और क्या है कि पढ़ने से ही क्या है कोई आदमी एजुकेटेड नहीं बन जाता। तो ये फ़र्क होता है जी लिटरेसी और एजुकेशन में। और क्या सेंसस से पता लगता है हमें, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ का मतलब होता है फैसिलिटीज़, मतलब घर में कितनी फैसिलिटीज़ हैं लोगों के, सब काउंटिंग होती है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ी, कार, व्हीकल्स कितने हैं, ये सब काउंटिंग होती है जी। अर्बनाइजेशन, कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने गांव में रहते हैं, ये सब सारा पता लगता है इस सेंसस से। और फर्टिलिटी, एक औरत को कितने बच्चे हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं एक औरत के, तो ये सारा। मोर्टेलिटी, मृत्यु दर क्या है, डेथ रेट क्या है, डेथ रेट, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी का मतलब। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कितने SC ST कैटेगरी के लोग रहते हैं, कितनी लैंग्वेजेस बोले जाती हैं, तो ये सारा सेंसस से पता लगता है। अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। इसका मतलब है जी हिस्ट्री में क्या सेंसस कराई जाती थी हमारे देश में। जी हाँ बिल्कुल, ऋग्वेद है जो हमारा, उसमें भी दिया है सेंसस के बारे में। तो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती थी जो 1800 से 600 BC में की जाती थी, ड्यूरिंग 800 टू 600 BC इन इंडिया। और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी प्रावधान है पॉपुलेशन सेंसस के, उसमें भी कंडक्ट की जाती थी। और सेंसस के द्वारा ही पता लगाते थे कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से स्टेट क्या है टैक्स लेता था लोगों से। और जो मुग़ल कार्यकाल था, मुग़ल रिजिम, तो मुग़ल साम्राज्य में भी अकबर की एक बुक लिखी हुई है अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पे, आईने अकबरी, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। इसमें प्रावधान दिए गए हैं पॉपुलेशन काउंटिंग के। तो इसमें भी मुग़ल जो एम्पायर था उसमें भी पॉपुलेशन काउंटिंग होती थी, सेंसस होती थी। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड सिग्निफिकेंस है सेंसस के। इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी 14 न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स इंक्लूडेड अंडर MSP स्कीम। अभी गवर्नमेंट ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को 14 नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इंक्लूड किया है MSP पे। MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम में। अब ये स्कीम क्या है और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सब जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है अभी कौन सी न्यू वैरायटी है। ये कुछ वैरायटी की हैं जी। टसर कोकून, टसर कोकून क्या है, सिल्क जिससे बनता है। कोकून जो कीड़ा होता है ना, सिल्क का कीट, मतलब इंसेक्ट, जिससे ये क्या है कवच सा छोड़ता है और उससे टसर सिल्क बनता है, रेशम, जिसके कपड़े बनते हैं। और एलिफेंट एप्पल ड्राई, बम्बू सूट, ये बांस से रिलेटेड, मलकान गनी सीड, वाइल्ड ड्राई मशरूम, तो ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। और भी 14 आइटम है, मतलब टोटल जो इंक्लूड किए गए हैं MSP स्कीम में। अब ये MSP स्कीम क्या है, ये जी जो स्कीम है ना गवर्नमेंट ने, ये स्कीम है जी MFP स्कीम 2011 की, 2011 में स्कीम चलाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को MSP देने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब जो जंगलों से क्या है, फॉरेस्ट एरिया से जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो कलेक्ट करते हैं जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे गोंद हो गया आपका, या फिर फूल पत्तियाँ हो गई, तो उनको मार्केट में बेच सके और उनके लिए क्या है प्राइस अच्छा मूल्य मिल सके। इसके लिए कि कम से कम मूल्य इतना तो मिलना ही चाहिए, तो उसके लिए स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने ये, ताकि उन्हें सोशल सेफ्टी मिल सके। और जो फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब जो जंगलों में लोग रहते हैं उन्हें ड्वेलर बोलते हैं, मतलब ड्वेलर, फॉरेस्ट ड्वेलर, जंगलों में रहने वाले लोग। तो ये जो अनप्रिविलेज फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी सहायता की जा सके, एम्पावरमेंट किया जा सके उनका, उसके लिए स्कीम चलाई थी ये। अब इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं जी स्टेट की डेजिग्नेटेड एजेंसी होती हैं राज्य की। जैसे जिस राज्य में भी क्या है फॉरेस्ट ड्वेलर है, जो जंगलों में लोग रहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी डेजिग्नेट करेगी, वो इनका माल खरीदेंगे और मार्केट तक लेके आएंगे और इन्हें मार्केट प्राइस प्रोवाइड करेंगे, जितना भी मार्केट में बाज़ार में मूल्य होगा। दूसरा क्या है जी, एक इनको सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज, मतलब जिनमें क्या है जो इनका सामान है बिगड़े ना, काफ़ी दिन तक सेफली रखा जा सके। वेयर हाउसेज, वही जहाँ पे सामान रखा जाता है उन्हीं को बोलते हैं जी वेयर हाउसेज। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट करती है। ट्राइबल मंत्रालय किसके साथ मिलके, एक ये है जी कोऑपरेटिव ट्राइफेड,
इसके साथ मिलके इसे इम्प्लीमेंट मतलब लागू किया जाता है स्कीम को। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड है जी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है जी। ये कब बनाई गई थी? ये जी एक एक्ट है जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 का, तो उसके तहत ये रजिस्टर है जी कोऑपरेटिव एक। तो ये किस लिए? ट्राइबल्स लोग हैं ना, आदिवासी लोग, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, कल्याण के लिए, ताकि उनका मतलब इकोनॉमी में उन्हें भी जोड़ा जा सके, उनका डेवलपमेंट किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। अब ये एमएफपी है क्या? जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे मैंने बताया जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, उसमें डिफाइन किया हुआ है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। तो ये भी आपको याद करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इतना भी आ सकता है कि क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट में डिफाइन किया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है कि कौन कौन से माइनर फॉरेस्ट पर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से इस कैटेगरी में आते हैं। ये सब इस एक्ट में दिया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, सेक्शन 2 क्लाउज 1 में। कौन कौन से जैसे होते हैं? ये होते हैं जी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। नॉन टिम्बर का मतलब क्या? टिम्बर कहते हैं जी वुड को ही, लकड़ी को, मतलब जंगलों में जो लकड़ी है उसे छोड़ के, पेड़ों की लकड़ी ना काटें, बस जो हरे भरे पेड़ हैं उनको छोड़ के जो भी प्रोड्यूस आप कलेक्ट करते हो, मान लो जंगलों में जो गिरा हुआ है फूल पत्ती वगैरह, वो आप कलेक्ट कर सकते हो, वो आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। बस ये याद रखना है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के, लकड़ी को छोड़ के। जैसे आपका बम्बू भी आता है जी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, बांस और ब्रश वुड भी आता है जी, स्टम्प्स, केन्स, कॉकून, हनी, शहद वगैरह, वैक्सीज, गोंद, लाख, केंदू लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स, कोई मान लो बीमारी के लिए कोई प्लांट्स यूज़ होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो, वो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ जितना भी है। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली है जी चाबार पोर्ट। ये न्यूज़ में क्यों है जी? ये न्यूज़ में इसलिए है, अभी इंडिया ने चाबार पोर्ट के लिए 2 क्रेन भेजी हैं, 2 क्रेन। ये एक एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ। ये कहाँ पे है? ये ईरान में, ये चाबार पोर्ट ईरान कंट्री में। तो 2016 में एक एग्रीमेंट किया था जिसमें $85 मिलियन इंडिया को यहाँ पे इन्वेस्ट करने थे ईरान में, चाबार पोर्ट पे। तो उसके तहत क्या है, 2 क्रेन भेजी हैं। क्रेन तो जानते हो ना, अब जो सामान वगैरह उठाने के लिए यूज़ होती हैं। अभी 2 क्रेन भेजी हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो जी, इंडिया क्या है, प्लान कर रहा है कि ईरान का जो पोर्ट है ये चाबार, इसमें इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन अभी क्या है, ईरान ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक रखी थी। क्यों? क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगा रखे थे अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि अमेरिका क्या है, यूएस विदड्रॉ कर लिया था ईरान न्यूक्लियर डील से। ये हमने न्यूज़ में पढ़ा भी था जी, JCPOA भी बोलते हैं इसे। ईरान न्यूक्लियर डील क्या थी? मतलब कि ईरान न्यूक्लियर पावर की जो क्या है इनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम का, उसे रोकेगा और क्या है न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और सिर्फ एनर्जी के लिए यूज़ करेगा। 5% इनरिचमेंट करेगा यूरेनियम क्या, जिससे सिर्फ बिजली बनाई जा सके, पावर बनाई जा सके, तो इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ये डील थी, ये P5 कंट्री और जर्मनी के बीच में थी। P5 वही है जी UNSC के परमानेंट मेंबर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, जो जैसे यूएस, चाइना, रसिया, यूके और फ्रांस, ये 5 कंट्री और जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ डील की थी, जिसे बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। तो यूरोप क्या है, जो ये यूएस बाहर आ गया था इससे, इस डील से। तो ईरान पे सैंक्शन लगा दिए थे, प्रतिबंध, और कहा था कि ईरान से कोई भी डील नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। तो इस वजह से इंडिया भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब नए राष्ट्रपति बने जो बिडेन, तो इंडिया क्या है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा लगा रहा है कि इस जो है थोड़ा सैंक्शन हटाया जाए ईरान से, और ईरान में भी चाबार पोर्ट पे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर सके, अपना निवेश लगा सके। अब ये चाबार पोर्ट कहाँ पे जी लोकेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये गल्फ़ ऑफ ओमान के पास है जी। कहाँ पे? ये मैप देखो पहले आप, तब पता चलेगा आपको। ऊपर आ भाई, ये देखो जी मैप। ये अपना हिंदुस्तान है जी प्यारा, और ये है जी पाकिस्तान आपका पड़ोसी, और ये है अफ़गानिस्तान, और ये है ईरान। अब आपने देख लिया ये। अब ये देखो जी, ईरान में ये है चाबार फोर्ट, यहाँ पे ये है गल्फ़ ऑफ कौन सी ओमान, यहाँ पे ओमान है, ओमान के नाम से ही गल्फ़ ऑफ ओमान है। ये अरेबियन सी है, आपको पता होगा, इंडियन ओशन का ही पार्ट है ये। तो यहाँ पे ये, तो ये क्या क्या बेनिफिट होंगे ये भी देखेंगे हम। और ये जो ग्वाडर पोर्ट है ना जी, ये दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान का है, जिसे चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना, ये चाइना जी, यहाँ पे चाइना इसे डेवलप कर रहा है। और ये जी चाबार पोर्ट, जिसे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसपे
अब इसके बारे में सिग्निफिकेंस देखते हैं जी, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये, वाई चाबार पोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इसलिए क्योंकि इंडिया ना बाईपास कर सकता है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में गुड्स वगैरह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, माल भेजने के लिए। ये देखो, अगर इंडिया को अभी गुड्स भेजने तो लैंड के रास्ते से पाकिस्तान से गुजरना पड़ता है, समझ रहे हो। लेकिन ये क्या है, यहाँ से शिप जाएगा, पानी का जहाज़ शिप लेके माल यहाँ ईरान के पोर्ट पे और यहाँ से अफ़गानिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा फ़ायदा क्या है, ये क्या है, इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जिसे इंडिया, रसिया, ईरान, यूरोप, सेंट्रल एशिया में जोड़ने के लिए जो क्या है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें भी सपोर्ट करेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यही बोलते हैं जी, जो ये सारी कंट्रीज़ हैं इनको कनेक्ट करना है, नॉर्थ और साउथ की कंट्रीज़ को कनेक्ट करना ट्रांसपोर्ट से। और क्या फ़ायदा होंगे जी इनके, और फ़ायदा ये होंगे जी, जो चाइना क्या है, अभी मैंने दिखाया था जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया इसे काउंटर कर सकता है चाबार पोर्ट को डेवलप करके अरेबियन सी में। और क्या जी, मान लो चाबार पोर्ट पे और भी क्या फ़ायदा हो सकता है, चाइना मान लो अपनी नेवी को यूज करे यहाँ पे, मतलब इंडिया के ख़िलाफ़, तो क्या है चाबार में भी इंडिया अपनी नेवी तैनात करके तो यहाँ पे निगरानी रख सकता है चाइना की। और नेक्स्ट फ़ायदे क्या है जी इस पर, नेक्स्ट सबसे बड़ा ट्रेड फ़ायदा जी, व्यापार में फ़ायदा होगा इंडिया के में। कैसे, इंडिया के लिए आयरन और शुगर, राइस वगैरह इंपोर्ट इसके ज़रिए की जा सकते हैं, और मान लो ऑयल वगैरह यहाँ से इंपोर्ट किए जा सकते हैं इन कंट्रीज़ से इस पोर्ट के ज़रिए, तो ये फ़ायदे होंगे। और क्या फ़ायदे होंगे जी इसके, और फ़ायदा ये जी, मान लो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चलाना चाहे, मतलब क्या है मानवता के बेस पे सहायता करना चाहे, किसी जो कोई डिजास्टर आ जाए या फिर हैजार्ड आ जाए, संकट आ जाए उसके समय पे, तो यहाँ पे आसानी से भेज सकता है इस पोर्ट से, इंडिया से इस चाबार पोर्ट पर कोई सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मान लो माल भेजना हो आसानी से भेज सकते हैं, तो ये फ़ायदे होंगे इसके। यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, ये अभी रिलीज़ की है, किसने की है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज़ की है। ये क्या होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक जी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था है, जो कहाँ पे, जर्मनी में, जर्मन की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये 1993 में बनी थी जी, और इसका हेडक्वार्टर भी जर्मनी में ही है। जर्मनी में किस जगह पे, बर्लिन में है जी, जर्मनी में। और ये करप्शन इंडेक्स जो अभी जारी किया, इसमें क्या है, क्या आया है इसमें, इंडिया की रैंक क्या है, ये सब देखते हैं। ये कंपोजिट इंडेक्स है जी, जो 12 सर्वे को मिला के, 12 सर्वे को मिला के ड्रॉ की जाती है, बनाई जाती है। इसमें क्या तय करते हैं, इसमें देखते हैं कि करप्शन कितना हो रहा है कंट्रीज़ में, मतलब करप्शन का मतलब तो जानते हैं ना आप, तो ये कितना हो रहा है, भ्रष्टाचार हिंदी में बोलते हैं, भ्रष्टाचार। इसमें देखते क्या है, इसमें देखते हैं जी कि जो पब्लिक सेक्टर में, जो गवर्नमेंट में करप्शन कितना है, लोग मतलब जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं उन्हें, वो कोई करप्शन करते हैं, मान लो नेता होता है, उनको करप्शन के लिए क्या पनिशमेंट किया जाता है, एक सज़ा मिलती है या फिर बिना सज़ा के छूट जाते हैं, ये देखा जाता है। दूसरा ब्राइबरी क्या है, ब्राइबरी मतलब है रिश्वत कितने लोग ले रहे हैं, रिश्वत देके कितना काम कराते हैं गवर्नमेंट से, ये सब देखा जाता है। जी कि जो सिटीज़न की नीड्स है, मतलब नागरिक की नीड्स है किसी कंट्री में, वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब गवर्नमेंट जो सर्विस डिलीवरी करती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडी किसान वगैरह को, ये सही से मतलब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। इसमें ये 180 कंट्रीज़ को रैंक करती है, मतलब 180 कंट्रीज़ को ये जारी करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें करप्शन के बेस्ड पे। और इसमें 0 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब होता है हाईली करप्ट, मतलब जिसे 0 मतलब स्कोर मिला है ना, वो मतलब समझ लो कि बहुत ज़्यादा करप्ट कंट्री है। जिसे 100 मिला है मतलब वेरी क्लीन है, उसमें करप्शन है ही नहीं, ना के बराबर है। अब इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है, इंडिया पहले 6 प्लेस और भी खिसक गया नीचे, स्लिप हो गया, और मतलब रैंकिंग ख़राब हो गई है इंडिया की 6 प्लेस। 86 पोजीशन है जी अभी 180 कंट्रीज़ में, 86 पोजीशन है। और इसमें मतलब जो ग्लोबल एवरेज है ना, यहाँ एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक मतलब एशिया कॉन्टिनेंट, पैसिफिक कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री आते हैं जितनी उनकी रैंकिंग है 31 कंट्रीज से भी एवरेज जितने जिनका स्कोर है उनसे भी कम है, इंडिया का स्कोर बिलो है इंडिया का स्कोर। और बेस्ट कौन है जी इसमें, नंबर 1 पे जी न्यूजीलैंड, फिर है डेनमार्क, इन्हें 88 स्कोर मिला है 100 में से।
तो मतलब ये इनमें करप्शन बहुत कम है, न्यूजीलैंड में और डेनमार्क में फर्स्ट और सेकंड लेवल पे हैं। बॉटम लेवल पे है जी साउथ सूडान और सोमालिया, मतलब सोमालिया हाईली करप्ट कंट्री है और इन्हें 12 नंबर मिले 100 में से। अब कोविड-19 की वजह से भी क्या करप्शन हुआ जी, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि क्या इफेक्ट पड़ा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी मोदी प्रेजेस सोलो एफर्ट एट लेक क्लीन अप। मतलब एक आदमी है जी जो 69 ईयर ओल्ड के हैं, वो बिल्कुल उनके घुटने से नीचे पैर काम नहीं करते, पैरालाइज्ड हैं बिलो हिज नीज। तो उन्होंने वेम्बनाड लेक को साफ करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो इसलिए मन की बात जो भी कार्यक्रम हुआ था संडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, तो उनमें उस मन की बात में क्या है, मोदी जी ने उनकी तारीफ़ की थी इस पर्सन की। तो वेम्बनाड लेक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये कहाँ पे है, ये देखो जी, ये जी वेम्बनाड लेक, ये ऊपर करना पड़ेगा जी, ये आ गया जी ऊपर। ये तो देख लो जी वेम्बनाड लेक, ये है जी आपकी, ये जो दिखाई दे रही है ना आपको। और ये इंडिया में जी केरल में, केरल में यहाँ पे ये देख लो आप वेम्बनाड लेक, ये आपको याद रखनी है कहाँ पे, केरल में। ये देखो मन भी की बात में अपने। और नाम क्या था आदमी का, एस राजप्पन। ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे रहते हैं बस इतना देख लो, केरल में। और ये एक झोपड़ी में रहते हैं, डैमेज झोपड़ी है, डैमेज हट, उसमें रहते हैं रिवर के किनारे। तो वेम्बनाड लेक में इन्होंने साफ़ करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, तो इसके लिए तारीफ़ की थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, जारी नहीं होगी यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिस के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है ना जी, जितना भी कार्य होता है, काम होता है गवर्नमेंट का, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला यूज़ नहीं होगा। 3 लैंग्वेज क्या है, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। जैसे मान लो तमिलनाडु में करना हो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हिंदी में हो भी होगा, इंग्लिश में भी, और तमिलनाडु की लैंग्वेज जैसे रीजनल लैंग्वेज क्या है, तमिल में। लेकिन ये फार्मूला लागू नहीं होगा, अभी गवर्नमेंट ने कहा ये पॉलिसी लागू नहीं होगी, सिर्फ इंग्लिश होगी और रीजनल लैंग्वेज। जैसे मान लो तमिल में काम होना इंग्लिश और तमिल में, केरल में होना इंग्लिश और मलयालम में, तो जैसे कर्नाटक में होना तो इंग्लिश और कन्नड़ में, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज। आंध्रा में होना तो तेलुगु और इंग्लिश में। तो ये सब, तो ये एक एक्ट बना हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का, और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स बनाए इसके थ्रू ही 1976 में। तो ये बाईलिंगुअल पॉलिसी ही क्या है, एप्लीकेबल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी कार्य होता है, 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अभी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो न्यूज़ में था जी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, जो क्या है गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है जो इसके अंदर का ये काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के थ्रू बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर सेक्शन 38Z में इसका प्रोविज़न है, इसके थ्रू ये बनाई गई। ये एक्ट भी याद रखना है आपको। ये क्या करता है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं, क्राइम एक्टिविटी मतलब जंगलों में जैसे क्राइम करते हैं, मतलब हंटिंग करते हैं, जंगली जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं या पेड़ वगैरह को, तो ये सारे क्राइम है ना जितने भी जंगल से रिलेटेड, उनका कलेक्ट करती है कौन कौन से क्राइम है, और ये स्टेट में इंफॉर्मेशन दे देती है। इन्फॉर्मेंट जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो क्या है लागू करती हैं क्रिमिनल को, कि जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको सारा डेटा दे देती हैं ताकि उन एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। तो ये क्या है, ये एक टू एस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक, ये इसलिए एस्टेब्लिश की गई थी जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ताकि जितने भी वाइल्ड लाइफ में क्राइम होते हैं उनका एक बैंक डेटा, मतलब एक डेटा तैयार किया जा सके, कितने क्राइम हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं। तो बस इसमें इतना ही था। ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए ही बनाई गई थी, ये लिखा है बार बार। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये क्या है, अभी 31 जनवरी को संडे को ये लॉन्च किया इंडिया में 2021 में ही, 31 जनवरी 2021 को संडे को। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोलते हैं, जिसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को ही। ये क्या है, 0 से 5 के बीच में पोलियो ड्रॉप दी जाती है। जैसा आपको पता भी होगा, जो 5 साल के बच्चे हैं, 5 साल से नीचे नीचे, उनको पोलियो ड्रॉप दी जाती है, 2 बूंद ज़िंदगी की, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार। ये पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर। और क्या होता है जिसमें, जिस संडे को ये यूजुअली क्या संडे को स्टार्ट किया जाता है पल्स पोलियो प्रोग्राम,
संडे को स्टार्ट किया जाता है और उसे पोलियो रविवार बोलते हैं। संडे को हिंदी में रविवार बोलते हैं ना, इसलिए इसे पोलियो रविवार बोलते हैं, जिस भी संडे को स्टार्ट किया जाता है। अब जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ना, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हमारी गवर्नमेंट का, इंडिया का, ये 1993 में स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट चाइल्ड को जो पोलियो बूंद दी थी ना, 2 बूंद ज़िंदगी की, वो 2 अक्टूबर 1994 से देनी स्टार्ट कर दी। और 1994 से पोलियो प्रोग्राम इंडिया लेवल पर स्टार्ट किया गया। और 13 जनवरी 2011 को लास्ट केस देखा गया जी पोलियो का इंडिया में, हावड़ा में, यूपी में है जी, हावड़ा एक जगह। तो यहाँ पे लास्ट केस देखा गया। उसके बाद से पोलियो का एक भी केस नहीं आया इंडिया में। और WHO ने इसलिए पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया इंडिया को 10 साल पहले ही। तो ये देखो, पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन दे दिया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी, जो वर्ल्ड में हेल्थ की क्या सिचुएशन है सारा ये डेटा कलेक्ट करती है और रूल्स गाइडलाइंस वगैरह बनाती है। तो इंडिया को 27 मार्च 2014 को ही ये सर्टिफिकेशन दे दिया गया था, ग्लोबल ये एक हिस्ट्री क्रिएट की ये बना के। अब पोलियो डिसीज़ है क्या, थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। पोलियो डिसीज़ है क्या? पोलियो को जी पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब फैलने वाली डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़। ये किससे होती है? वायरस से होती है। ये याद रखना आपको, पोलियो किससे होती है? वायरस से। इसमें होता क्या, आपको देखा ही होगा, जिसको पोलियो हो जाता है कुछ भी पैरालाइज होता है, हाथ पैरालाइज हो जाता है, मतलब डिसेबल की तरह, मतलब अयोग्य, हाथ से काम नहीं कर सकते, काम करना छोड़ देता है, और पैर वगैरह पैरालाइज हो जाते हैं। ये वायरस, ये क्या याद रखना, नर्वस सिस्टम को क्या है, इन्वेड करता है। कहाँ पे आक्रमण करता है? नर्वस सिस्टम पे, आदमी के नर्वस सिस्टम पे, जिससे क्या है, परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है, मतलब एक तरह से हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। और पोलियो फैलता कैसे? पर्सन टू पर्सन भी कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, जैसे कोरोना फैलता है, तो पोलियो भी ऐसे फैल सकता है जिसको पोलियो की बीमारी है। तो इसमें क्या है, 90% से ज़्यादा लोगों में क्या है ना, जो अफेक्ट होते हैं पोलियो वायरस से, उनमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते, मतलब कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं, बहुत ही कम सिम्टम। और ये क्या है, जब भी अब मान लो पोलियो हो गया, तो पोलियो से क्या है, एक ही चीज़ याद रखनी है, परमानेंट पैरालाइज तो हो ही सकता है कोई, जैसे मान लो जहाँ पे हो गया पैरालाइज, पैर में हो गया किसी में, तो वो बॉडी पार्ट है, मूव नहीं कर सकता। और इससे क्या है, डेथ भी हो सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है पोलियो से, कि जनरली क्या है, सोचेंगे जैसे पोलियो से डेथ नहीं हो सकती, सिर्फ पैरालाइज हो जाते हैं, नहीं नहीं, डेथ भी हो सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब करेंगे हम क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो तो बोलो यस। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये जी फर्स्ट क्वेश्चन, बताना फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन। जो फर्स्ट सिंक्रोनस मतलब कंप्लीट जो जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग, वो कब इंडिया में स्टार्ट हुई? 1872 में, 1881 में, 1871 में, 1891 में। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, बी आंसर है जी, 1881। अभी तो कराया ये 1872 में, तो क्या जी स्टार्ट की थी लॉर्ड मेयो ने, जो वाइसराय थे। तो ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी 1872 की, तो कंप्लीट हुई थी 1881, तब से हर 10 साल में कराई जाती है सेंसस। फर्स्ट क्या जी? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्कटिक काउंसिल। जी आर्कटिक काउंसिल है ना, इसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, ये करेक्ट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है, आर्कटिक काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम दैट एड्रेसेस इश्यूज फेस्ड बाय द आर्कटिक गवर्नमेंट्स एंड द इंडिजिनस पीपल ऑफ द आर्कटिक। ये एक इंटर गवर्नमेंटल, मतलब गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया, कई देशों की ना एक फोरम है, जो क्या करता है, जो आर्कटिक में जितने भी नेशन हैं उनके जो इशू हैं, पीपल्स के इशू हैं, इंडिजिनस पीपल है, मतलब जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आर्कटिक काउंसिल बनाई है। और इसके मेंबर हैं रसिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, इसके मेंबर हैं। ये बताना ही सही है क्या? इंडिया हैज़ ए ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्कटिक काउंसिल। इंडिया का जो है आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्व मेंबर का स्टेटस है, ऑब्जर्वर है इंडिया। तो करेक्ट कौन सा जी, ये बताना है। 1 ओनली 1 3 2 3 1 2। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल सही है, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, और आर्कटिक में जो नेशन है, कंट्री जाते हैं, उन्होंने मिलकर बनाया है। और थर्ड भी बिल्कुल सही है, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन सेकंड गलत है, ये यूनाइटेड किंगडम इसका मेंबर नहीं है, ये गलत इसलिए हो जाएगा जी। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 1 और 3, बी हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो जी, ये इसके 8 कंट्रीज़ मेंबर हैं, 8 कंट्रीज इसके मेंबर है। कौन कौन से? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसके मेंबर है आर्कटिक काउंसिल के। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये जीसीसी के मेंबर कौन सा नहीं है ये बताना है जी आपको। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन नहीं है इनमें से। सऊदी अरेबिया नहीं है, ओमान, यूएई या ईरान। देखो जी, सऊदी अरेबिया भी है, ओमान भी है, यूएई भी है, लेकिन ईरान नहीं है। डी आंसर हो जाएगा इसका। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं जी। इसके ऑल अरब स्टेट्स मेंबर हैं एक्सेप्ट इराक। इराक भी अरब मेंबर में, ये अरब स्टेट्स में मतलब अरब कंट्रीज है ना जी, उसमें इराक भी आता है, लेकिन इराक इसका मेंबर नहीं है। इसके मेंबर सिर्फ ये हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये जो कंट्री हैं ये इसके मेंबर हैं, समझे। 6 कंट्रीज, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं वो 7 कंट्रीज आती हैं इराक को मिला के। ये आप मैप पे देखो, ये सारी अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्री बोला जाता है। इराक, सऊदी अरबिया, ये बहरीन है, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, ये बिंदी सी रखी होगी बस, ये कतार और ये यूएई यहाँ पे, और ये ओमान। ये कंट्रीज हैं किसके, अरब कंट्रीज बोला जाता है इन्हें, अरब कंट्रीज। लेकिन ये इराक है ना, इराक, ये इराक इसका मेंबर नहीं है जीसीसी का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। ये सिर्फ 6 मेंबर हैं इराक को छोड़ के। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना जी आपको। Recently, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee decided to continue with this accommodative stance this fiscal. Accommodative monetary policy means अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जारी करती है ना हर 2 महीने में। तो इसने क्या है, अकोमोडेटिव स्टैंस लिए हैं। आपको बताना है ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है क्या, ये बताना आपको। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है जी, अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट विल अल्टर रेट्स इन एनी डायरेक्शन टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द सिस्टम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी रेट्स ये अल्टर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मनी सप्लाई को, महंगाई को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ये समझ लो आप। सेकंड बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंक्रीज रेट्स टू रिड्यूस मनी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। क्या है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए क्या है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें बढ़ा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर सी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कट रेट्स टू इंजेक्ट मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम व्हेनेवर नीडेड। या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आरबीआई, जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, लोन लेते हैं उस पर ब्याज है, उसे घटा देगा और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। ये है क्या इसका। या फिर डी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई कुछ भी रेट चेंज नहीं करेगा, अनचेंज रखेगा पॉलिसी रेट्स को। जैसे रेपो रेट है, सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, ये रिवर्स रेपो रेट, इनको अनचेंज रखेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। ये बताना है आपको कौन सा सही है। देखो जिसका आंसर है सी। हमको ये अकोमोडेटिव पॉलिसी ये याद रखना है, बिल्कुल ऐसी टर्म पूछ लेता है यूपीएससी तो बहुत बार। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स को कट कर देगा, इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, इनको कट कर देगा, मतलब घटा देगा, रिड्यूस कर देगा रेट को। किस लिए, ताकि मनी सप्लाई बढ़ सके सिस्टम में, समझ गए। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है जी हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांबर लेक। सांबर झील है जी, जो सांबर लेक, ये किसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, ये करेक्ट। फर्स्ट बोल रही है सांबर लेक इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक लोकेटेड इन गुजरात। ये कह रहा है जी सांबर लेक है जो इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, इनलैंड साल्ट लेक, जो मतलब खारे पानी की लेक, साल्ट लेक। इनलैंड का मतलब है कि ये क्या है, इंडिया के जो रीजन है, टेरिटरी है, उसके अंदर। और कोस्टल एरियाज में होती है जी, वो इनलैंड नहीं होती, मतलब जो ओशियन से लगी होती है उसे इनलैंड नहीं बोलते। मतलब कंट्री की जो मेन लैंड है उसके अंदर है, मतलब ओशियन से इसका बॉर्डर नहीं लगता। इसका मतलब ये है इनलैंड का मतलब, ओशियन से बॉर्डर नहीं लगता लेक का। अब ये बताना करेक्ट है, सही है। सेकंड बोल रही जी, द लेक इज सराउंडेड बाई अरावली हिल्स ऑन ऑल साइड। अरावली हिल्स है जी, जो अरावली की पहाड़ियाँ, उनसे घिरी हुई है क्या ये। इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट बिकॉज इट इज़ की विंटरिंग एरियाज फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पिंक फ्लेमिंगोज एंड अदर बर्ड्स। इसे रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, कर चुके हैं इसको, रामसर साइट में आती है ये। और क्या है, क्यों, क्योंकि इसके हर साल क्या है, कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो पिंक फ्लेमिंगोज हैं बर्ड यहाँ पे आते हैं, इसलिए आपको करेक्ट बताना जी। आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 या ऑल, बताओ जी।
देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है, और बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है और राजस्थान में है। दूसरी सही है जी, अरावली से घिरी हुई है, और तीसरी भी सही है, रामसर साइट है। तो इसके आंसर हो जाएगा जी 2, 3 सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बैक्ड प्रोसेस बाय द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट 1986। ये जी जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं, इसमें करते क्या है, जैसे मान लो कोई डेवलपमेंट करना तो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है कि इन जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनाई, रोड बना रहे हैं या फिर कोई रेलवे स्टेशन या कुछ बना रहे हैं, तो इन्वायरमेंट पे, वहाँ के पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तैयार करते हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो इसको क्या है, एक एक्ट बना हुआ है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट 1986 का, इसके तहत इसे करते हैं क्या, इसमें प्रोविजन है क्या। नेक्स्ट बोला, इट आइडेंटिफाइज द इन्वायरमेंटल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रायर टू टेकिंग ए डिसीजन ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये क्या है, किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले देखा जाता है कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब करेक्ट बताना जी। अब सेकंड तो करेक्ट है जी, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, ये इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देखा जाता है, लेकिन फर्स्ट गलत है जी इसमें। क्यों? क्योंकि जी ये कोई एक्ट ही नहीं है इस नाम का। एक्ट है जी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा दो जी इसकी जगह। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जी 1986 का ही, उसके अंदर प्रोविज़न है जिसके थ्रू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाता है, प्रोसीजर डॉक्यूमेंट तैयार कराया जाता है। तो फर्स्ट गलत हो जाएगा जी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ओनली 2। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी, वेयर इज़ चाबार पोर्ट इज़ लोकेटेड। चाबार पोर्ट है वो कहाँ पे है ये बताना है, इराक में, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब इराक। इराक है, बिल्कुल गलत जवाब। कौन सा फिर, सी ईरान, अभी तो पढ़ा था, सी ईरान में है ये, ध्यान रखना है, इराक में कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलियो। पोलियो के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, आपको ये बताना है कौन सा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट बोल रहा है, पोलियो इज ए बैक्टीरियल डिसीज, ये बैक्टीरिया से होती है क्या। इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाई WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO ने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया इंडिया को। थर्ड बोल रही है, देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर पोलियो। पोलियो के लिए कोई भी क्या है, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई भी टीका है नहीं। तो ये बताना आपको कौन सा करेक्ट है। 1 2 2 3 2 ओनली 1 2 3। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल गलत है, अभी बताया था वायरस से होती है डिसीज़, तो ये वायरस से फैलने वाली डिसीज़ है, पर्सन टू पर्सन भी फैलती है, परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है, डेथ भी हो सकती है इंसान की। इंडिया को, हाँ जी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दूसरी, क्योंकि इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है। और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है जी, क्यों, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है, 2 बूंद जिंदगी की जो पिलाई जाती है वो वैक्सीन ही है जी आपको। अब ये इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, 2 ओनली। और नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाई, मतलब ये बताना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, कौन इसे जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, फ्रीडम विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट जवाब ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे निकालता है, अभी पढ़ा है हमने। तो आज के इतने थे जी, क्वेश्चन भी खत्म हुए और करंट अफेयर भी। अच्छा लगे तो आपको शेयर करो जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से करंट अफेयर समझ सकें। आपने और भी लेक्चर पे देखा होगा कैसे करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और इस पे भी। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे जी।